के तो आज हम लोग बात करेंगे नर जनन तंत्र की, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके बेटा, किसकी बात करेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले आइए इसका कुछ डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है बेटा। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसका डायग्राम बेटा कुछ इस प्रकार से होता है और यहाँ पे एक ग्रंथि लगी होती है जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके बेटा, ये वाली क्या होती है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और ये वाली कॉपर्स ग्लैंड होती है। और यहीं से ये शुक्रवाहिनियाँ निकली होती हैं। यहीं से ये क्या निकली होती हैं बेटा? शुक्रवाहिनियाँ निकली होती हैं। यहीं से ये शुक्रवाहिनियाँ निकली हुई होती हैं बेटा। ओके, तो और ये इसका निचला भाग, इसका सेशन होता है बेटा। ये निचला भाग क्या होता है? इस निचले पार्ट को हम लोग सेशन कहते हैं। ओके बेटा, इस निचले पार्ट को सेशन कहते हैं। ओके बेटा, तो ये कुछ सेशन हो गया, इस प्रकार से होता है। ओके बेटा, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग अच्छे से बना लें। ओके बेटा, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है और ये शुक्रवाहिनियाँ आई होती हैं इधर से। इनको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनियाँ। और ये शुक्रवाहिनियाँ यहाँ से आकर के ये क्या, यहाँ पे क्या होता है बेटा? वर्षण। और वर्षण के ठीक ऊपर होता है बेटा अधिवर्षण। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अधिवर्षण। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? अधिवर्षण। सेम सिचुएशन इधर भी होती है बेटा। इधर ये शुक्रवाहिनियाँ आई रहती हैं और यहाँ पे वर्षण होता है। ओके बेटा, तो ये आप समझ गए, एक वर्षण इधर होता है, एक इधर होता है। ठीक है बेटा, तो मानव में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं। ये गोला बेटा ऐसे ऐसे बना लिया था हमने ताकि डायग्राम बनाने में आसानी हो। और बाकी इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ओके बेटा, तो ये इसकी कुछ संरचना होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को हम कहते हैं बेटा टेस्टिस। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? टेस्टिस। इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिस, यानी कि वर्षण। वर्षण यह बेटा मुख्य जनन अंग होता है नर का। और वर्षण के ठीक ऊपर स्थित होते हैं बेटा एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, इसको कहते हैं अधिवर्षण। एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस। ओके बेटा, अधिवर्षण। इसको क्या कहते हैं हम? अधिवर्षण। इसको हम कहते हैं अधिवर्षण। ओके, इसको क्या कहते हैं हम? अधिवर्षण। ओके बेटा, इनके कार्य क्या होते हैं वो भी अभी डिटेल में देखेंगे। पहले ये डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं, फिर ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो। ओके बेटा, तो इसके बाद में ये जो होती हैं,
जो वर्षण से शुक्राणुओं को स्पर्म को पेनिस तक लाने का काम करते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। इन्हें क्या कहते हैं बेटा? वास डिफरेंस। ओके बेटा, यानी कि शुक्रवाहिनियाँ, शुक्रवाहिनी जो शुक्राणुओं को ले जाती हैं उन्हें शुक्रवाहिनी कहते हैं। ओके बेटा, इसके ऊपर ये तो यूरेटर होती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? यूरेटर। ओके, और उसके बाद में बेटा ये जो होती हैं इनको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्रंथ। ओके बेटा, और अब थोड़ा ये देख लेते हैं, ये वाली जो ग्रंथ होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। ओके बेटा, और इधर भी सेम टू सेम ये टेस्टिस होता है, ये अधिवृषण होता है। और अब ये देख लेते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग पेनिस कहते हैं, यानी कि सीसन। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं बेटा? पेनिस। यहाँ पे लिख लेते हैं पेनिस, यानी कि सीसन। पेनिस मतलब बेटा सीसन। ओके, यह क्या करता है? यह शुक्राणुओं को स्त्री के जनन पथ तक ले जाने का काम करता है। ओके बेटा, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ओके बेटा, तो देखो सबसे पहले ये जो वर्षण होते हैं ये एक उसमें बंद रहते हैं बेटा, वर्षण कोश में। वर्षण कोश एक थैलीनुमा संरचना होती है जो दोनों टांगों के बीच में लटकी हुई होती है बेटा, और सामान्य शरीर के ताप से यहाँ पर 2 या 3% ताप कम होता है। जैसे बाय एग्जांपल सपोज कीजिए, पूरे मनुष्य के शरीर का ताप जैसे 37 सेल्सियस डिग्री है, 37 सेल्सियस डिग्री है बेटा, तो यहाँ का तापमान 35 होगा, लगभग 2 सेल्सियस तापमान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बेटा ये सामने वायु के संपर्क में रहते हैं, इसीलिए इनका तापमान सामान्य शरीर के तापमान से कुछ कम होता है। ओके, तो ये आप समझ गए। अब बेटा ये देख लेते हैं, देखो एक चीज़ और है बेटा, अगर यहाँ पे तापमान कम नहीं, क्योंकि शुक्राणुओं के परिपक्व होने के लिए या बनने के लिए तापमान की कम आवश्यकता होती है। ज़्यादा तापमान हुआ तो बनेंगे नहीं अच्छे से, तो इसलिए इसका बेटा इसकी कम आवश्यकता होती है। तो आइए अब सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। पहले तो बेटा थोड़ा ये देख लेते हैं, इससे एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्षण से 2 चीज़ों का स्राव होता है। सबसे देखो, वर्षण जो होता है टेस्टिस, ये क्या होता है बेटा? ये एक तो मुख्य जननांग है, मुख्य जननांग है। ओके बेटा, किसका? नर का। टेस्टिस यानी कि वर्षण नर का मुख्य जनन अंग है। ओके बेटा, तो वर्षण से 2 चीज़ों का स्राव होता है। वर्षण से कितनी चीज़ों का स्राव होता है? 2 चीज़ों का। कौन कौन सी 2 चीज़ें? देखो, एक तो बेटा इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन कौन से निकलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ओके बेटा, ये रहा बनिए टेस्टोस्टेरोन। और दूसरा बेटा शुक्राणु। दूसरा क्या? शुक्राणु। ओके बेटा, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। ओके, टेस्टिस में 2 चीज़ों का निर्माण होता है, एक तो हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। ओके बेटा, टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और शुक्राणुओं का निर्माण होता है वर्षण में। ओके बेटा, अब वर्षण के बाद में हम लोग ये देख लेते हैं अधिवर्षण क्या होता है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये देख लेते हैं कि नर जनन तंत्र यानी कि नर का मुख्य जननांग क्या होता है, वर्षण। ओके, और मादा का मुख्य जननांग ओवरी होती है। ठीक है बेटा, तो समझ गए ना, ये मुख्य जननांग होता है वर्षण। वर्षण के बाद में आता है बेटा अधिवर्षण। वर्षण के बाद में क्या आता है, अधिवर्षण। तो अब अधिवर्षण को देख लेते हैं। एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस यानी कि बेटा अधिवर्षण। ओके बेटा, तो देखो अधिवर्षण में क्या होता है बेटा, अधिवर्षण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ओके, क्या लिखेंगे, इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ओके बेटा, इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 1 टेस्टिस देख लिया, नंबर 2 अधिवर्षण देख लिया। अब नंबर 3 देखेंगे बेटा। नंबर 3 पे क्या देख लेते हैं हम, ये देख लेते हैं शुक्रवाहिनियां। नंबर 3 पे क्या देख लेते हैं, वास डिफरेंस। ओके बेटा, वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनियां। शुक्रवाहिनी के बारे में देख लेते हैं। ये शुक्रवाहिनियां क्या करती हैं बेटा, शुक्राणुओं को स्त्री के जनन पथ तक ले जाने का कार्य करती हैं। ओके, वर्षण से शुक्राणुओं को क्या लिखेंगे इसमें, वर्षण से शुक्राणुओं को स्त्री के जनन पथ तक ले जाती हैं। ओके बेटा, देखो हमने ये तो टेस्टिस पढ़ लिया, एपिडाइडमिस पढ़ लिया, उसके बाद में पढ़ लिया बेटा क्या, शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंस पढ़ लिया। अब इसके बाद में पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथ। ओके बेटा, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथ। ओके बेटा, इसके बाद में ये देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथ क्या होती है। देखो तो बेटा ये देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथ क्या होती है। प्रोस्टेट ग्रंथ बेटा एक वेरिकेटिंग का कार्य करती है। देखो जैसे बाय एग्जांपल आप लोग समझ लीजिए, देखो जैसे ये टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस, और ये वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनियों के थ्रू यहाँ से किससे कनेक्ट रहते हैं, पेनिस से। किससे कनेक्ट रहते हैं, पेनिस से। और इसके ठीक ऊपर वृक्क स्थित होता है बेटा, वृक्क। और वृक्क से जो पेशाब होता है वो भी इसी रास्ते से जाना होता है। ओके बेटा, तो ये इस पेनिस के थ्रू पेनिस के दो कार्य हैं। एक तो बेटा शुक्राणुओं को स्त्री के जनन पथ तक यानी कि वेजाइना तक ले जाना, और दूसरा पेशाब निकालना। दो ही कार्य तो होते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रंथ होती है, एक वेरिकेट लगा होता है जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथ कहते हैं। ओके बेटा, इसका कार्य क्या होता है, एक समय पे एक ही चीज़ यहाँ से जा सकती है। जब पेशाब जाएगी तो स्पर्म नहीं जाएंगे, जब स्पर्म जाएंगे तो पेशाब नहीं जाएगी। ओके बेटा, तो ये इसका प्रोस्टेट ग्रंथ का कार्य होता है। देखो कभी कभी बेटा एक बीमारी हो जाती है जिससे कि क्या हो जाता है बेटा, स्वप्न दोष होने लगता है। तो क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथ होती है ये प्रॉपर वर्क नहीं करती है, और ये इसका ये जो टेस्टिस होता है ये मेंटली डिसऑर्डर्ड की वजह से कभी कभी क्या करता है, स्पर्म बनाने लगता है और यहाँ पे लेके आता है, और ये अच्छे से काम नहीं करती है अधिक मास्टरबेशन से। तो यहाँ से ये बेटा निकल जाता है, जिससे हमारे अनकंट्रोलेबल निकल जाता है। ओके बेटा, तो इसका ये कार्य होता है
प्रोस्टेट ग्रंथि का। ओके बेटा, तो आप लोग समझ गए होंगे प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य। तो आइए अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। ओके बेटा, प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में हम लोग देखेंगे, देख लिया। अब इसके बाद में हम लोग बेटा देख लेते हैं सिसन के बारे में। इसके बाद हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं, सिसन के यानी कि पेनिस के बारे में। इसके बाद किसके बारे में देखेंगे, पेनिस यानी कि सिसन। पेनिस यानी कि बेटा सिसन। देखो अब सिसन के तो दो ही कार्य होते हैं। सिसन के दो ही कार्य होते हैं, एक तो बेटा पेशाब, एक तो पेशाब, ठीक है। दूसरा शुक्राणुओं को स्त्री के जनन पथ तक ले जाना। शुक्राणुओं को वेजाइना तक पहुंचाना। वेजाइना तक पहुंचाना। ओके बेटा, ये दो कार्य होते हैं इसके, सिसन के मुख्यतः। ओके बेटा, अब इसके बाद में हम देख लेते हैं थोड़ा इसके बाद में देख लेते हैं बेटा ये जो कॉपर्स ग्लैंड होती है, कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। ओके बेटा, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कॉपर ग्लैंड के बारे में। ओके बेटा, इसके बाद में ये कॉपर्स ग्लैंड देख लेते हैं। यह मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना बना देती है, चिकना और क्षारीय बना देती है बेटा इस मार्ग को, यहाँ से ये वाले मार्ग को। ओके बेटा, ठीक है। तो एक बार समरी के तौर पे देख लेते हैं, उसके बाद में फिर देखो बेटा, सबसे पहले हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। टेस्टिस नर का वृषण, नर का मुख्य जनन अंग होता है। टेस्टिस में दो चीज़ें बनती हैं, एक तो हार्मोन बनता है, दूसरा स्पर्म बनते हैं यानी कि शुक्राणु बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है और यहाँ से शुक्राणु स्रावित बनते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण यहीं होता है। और शुक्राणु, ठीक है बेटा, शुक्राणु परिपक्व कहाँ होते हैं, अधिवर्षण में। और इन शुक्राणुओं को, है ना, इन शुक्राणुओं को यहाँ यानी कि सिसन पेनिस तक लेके कौन जाता है, वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनियाँ यहाँ लेकर आ गई। इसके बाद में सिसन क्या करता है बेटा, इन शुक्राणुओं को या इस स्पर्म को स्त्री के जनन पथ तक पहुंचाने का कार्य वो लिंग का होता है बेटा, यानी कि सिसन का कार्य होता है। और उसके बाद में ये जो प्रोस्टेट ग्रंथ होती है, इसका कार्य क्या होता है बेटा, देखो एक ही यानी कि पेनिस के द्वारा ही हमें मूत्र भी निकालना होता है और शुक्राणु भी निकालने होते हैं। तो ये जो प्रोस्टेट ग्रंथ होती है, ये एक वेरिकेटिंग का काम करती है। इससे क्या होता है कि जब पेशाब हम करते हैं तो ये प्रोस्टेट ग्रंथ स्पर्म वाले रास्ते को बंद कर देती है, और जब इसका स्पर्म निकालते हैं तो ये पेशाब वाले रास्ते को बंद कर देती है। तो ये होती है बेटा वेरिकेटिंग। तो समझ गए होंगे। और ये बेटा जो कॉपर्स ग्लैंड होती है, ये क्या करती हैं, ये मूत्र मार्ग को क्षारीय और चिकना बनाती हैं। ओके बेटा, तो ये कुछ इस प्रकार से था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप समझ गए होंगे। इसी में बेटा एक चीज और आ जाता है, यौवन आरंभ, है ना बेटा, लड़कों में यौवन आरंभ। तो बेटा ये जो यौवन आरंभ लगभग में 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है। 12 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होता है, जब वर्षण में स्पर्म बनने शुरू हो जाते हैं। और ये जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, जब ये स्रावित होने लगता है तब समझ जाइए अब बालकों में यौवन आरंभ प्रारंभ हो गया। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे आवाज़ भारी होना, आवाज़ भारी होना, और बेटा दाढ़ी मूंछ निकल आना,
दाढ़ी दाढ़ी मूछ निकल आना, दाढ़ी मूछ निकल आना। ओके बेटा, कंधे चौड़े हो जाना, क्या हो जाना? कंधे चौड़े हो जाना, कंधे चौड़े हो जाना। ओके बेटा, और महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। ओके बेटा, क्या लिखेंगे? महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन आ जाना, स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति आकर्षण उत्पन्न होना। ओके बेटा, जैसे ही ये वाला हार्मोन स्रावित होता है वैसे ही लड़का इधर उधर चक्कर पकड़ करने लगता है। ओके बेटा, उसका लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछें निकल आती हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। तो ये बेटा कुछ इस प्रकार से था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही।